नमस्कार, मैं नीलेश आप सभी किसान भाइयों का किसान संवाद में स्वागत करता हूँ। आज के विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीएनआर नर्सरी से सौरभ प्रधान जी आए हुए हैं। मैं सौरभ जी से विनती करूँगा कि वो अपना सेशन शुरू करें। सौरभ जी, आप म्यूट हो सौरभ जी। हेलो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं किसान संवाद टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से मुझे इस फोरम पे बोलने का मौका मिला और अमरूद के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंसेस हो या फिर मैं विभिन्न जगहों में घूमता रहता हूँ। अमरूद की खेती और खेतों में जाता रहता हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करने का फिर से एक बार मौका मिला मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अ, अ, समय का ध्यान रखते हुए हम लोग अपना आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सर, स्लाइड्स दिख रही है अभी? जी। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आज हम लोग अमरूद, स्पेशली वियना बिही अमरूद का खेती किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब पौधा रोपण से लेकर तुड़ाई तक में क्या क्या चीजों का हम लोग छोटी छोटी बहुत सारे मिस्टेक्स कर लेते हैं। भले काफी एक्सपीरियंसेस होने के बावजूद हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं, जाने अनजाने में मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों की ज्ञान या फिर उनके उपदेश या उनके आइडियाज को फॉलो करते हुए मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आज यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसी आज चलिए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस इन वीएनआर बीही। वीएनआर बीही जितने लोगों ने भी लगाया होगा, ऐसा नहीं है कि ये जो आज का वेबिनार है ये स्पेसिफिकली वीएनआर बीही के लिए ही है। ये आप लोग कोई भी अमरूद का खेती कर रहे हैं, अगर सुखद खेती करना चाहते हैं या फिर अच्छा खेती करना है, आपको अच्छा मुनाफा लेना है अमरूद को उगा के, तो ये सारे अगर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं बोलेंगे, इसको इसको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलेंगे हम लोग, है ना। तो एक बहुत सारे स्टेप्स है जिसको हम लोग अगर हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हुए चले तो काफी अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा हमें, काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा हमें, और हो सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न्स भी आए उसका। तो अगर अमरूद की हम लोग बात करें तो पिछले 30-40 सालों में अमरूद 1% से लेकर आज के डेट में 5% हो चुका है प्रोडक्शन इंडिया में। तो जितना एकड़ लैंड गुआवा के कल्टीवेशन में पहले था, उससे 10 गुना बढ़ चुका है अब। और अमरूद का डिमांड भी 0.5% से लेकर आज 4% तक डिमांड बढ़ चुका है। तो हम लोग मार्केट की वैलिडिटी देख सकते हैं कि अमरूद की खपत, अमरूद की डिमांड और अमरूद का हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसकी किस रेशियो में बढ़ रहा है खपत। अमरूद जो कि टॉप 10 फ्रूट्स में भी नहीं था पहले, इंडिया की अगर बात करें तो टॉप 10 फ्रूट्स में नहीं था। सबसे पहले आपका सिट्रस था, फिर उसके बाद मैंगो था, बनाना था, पोमीग्रेनेट था, है ना। तो ये सारी चीजें के बाद कहीं 9वां नंबर 10वां नंबर आता था अमरूद का, क्योंकि अमरूद होता था खाली लोकली, मतलब यहाँ पे उगाओ। अगर आप पूना में है, पूना के आजू बाजू के गांव में है, कस्बों में हो, तो वहां पे उगाओ और पुणे तक ही सीमित रह जाते थे। वो मुंबई आना या फिर ऊपर नासिक में जाना या कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन करना या बिकना संभव नहीं हुआ करता था, क्योंकि अमरूद का सेल्फ लाइफ ही बहुत ही कम रहता है। आज पक गया तो 2 दिन के अंदर अंदर वो खराब होकर सड़ने लगता है ना। तो इस वजह से उसका मतलब एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन जो बोल सकते हैं उतना, या फिर मार्केट एक्सपेंशन जो था वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। तो अमरूद का जो डिमांड है आज के डेट में काफी, अगर आप डेटा देखेंगे तो काफी गुना बढ़ चुका है। और आज के दिन पे अगर हम लोग महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं, तो अमरूद में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया वीएनआर बीही अमरूद मार्केट में आने के बाद। इसमें क्या था कि जैसे मैं बता रहा था आपको कि पहले जितने भी अमरूद मार्केट में आते थे वो लोकली पैदा होता था, लोकली ही कंज्यूम होता होता था, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा उसका तुड़ाई के बाद रहने का क्षमता नहीं था।
लेकिन वीएनआर भी जब ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो ब्रीडर ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इसका सेल्फ लाइफ कैसे इनहेंस किया जाए। तुड़ाई के बाद जितने भी रहने का क्षमता या फिर अपने फल का जो खुद खुद को अपने आप को रखने का जो क्षमता है उसको कैसे लंबा किया जाए। तो एक सबसे पहले तो ये था। दूसरा उसका साइज था। सबसे बड़ा अमरूद भारत में जो पहले उत्पादन होता था वो था इलाहाबाद सफेदा, जो कि 350 से लेकर 400 ग्राम तक का होता था और उसमें काफी बीज रहते थे। और आज भी अगर हम लोग देखें तो जितने भी हमारे लोकल अमरूद होते हैं आजू बाजू, इलाहाबाद सफेदा हो, लखनऊ 49 हो या आरका किरण वगैरह जितने भी हो, ललित हो, उसमें बीज की मात्रा काफी ज्यादा रहता है और लोग वो बीज की वजह से भी अमरूद खाना पसंद नहीं करते। लेकिन वीएनआर भी आने के बाद उस चीज का भी समाधान हो गया है ना। तो इसमें बीज का मात्रा भी बहुत कम है। इसका सेल्फ लाइफ, अगर आज आप तोड़ते हो अमरूद को, तो अमरूद कम से कम आप घर में विदाउट एनी रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता नहीं है, तब भी ये 10 से 15 दिन घर के टेम्परेचर में आराम से रुक सकता है। तीसरा हुआ आपका, जैसे मैं बता रहा था कि सेल्फ लाइफ काफी लंबा है। तो आज मुंबई का या नासिक में जितने लोग वीएनआर बी की खेती कर रहे हैं या इच्छुक है या फिर अभी प्रोडक्शन में आया है उनका, तो वो लोग अभी मुंबई में आराम से बेच सकते हैं। अगर दिल्ली का मार्केट प्राइस अच्छा हो तो दिल्ली बेच सकते हैं, चेन्नई का मार्केट प्राइस अच्छा चल रहा हो तो चेन्नई बेच सकते हैं, क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है। और किसानों और मंडी में दोनों जगह किसान भी बहुत अच्छी तरीके से वही फल को अपने घर में रख के 2-3 दिन रोक के जब मार्केट भाव बढ़े तब बेच सकते हैं। वही हाल फिर वहाँ मंडियों में भी है। मंडी में जैसे जाएगा तो मंडी आज थोड़ा अच्छा नहीं है या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो, लेबर इशू हो, तो 2 दिन रख के भी फिर वो आगे अपने फल को आगे बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला वीएनआर भी मार्केट में आने के बाद। तो ये 3 चीजों की वजह से वीएनआर ने काफी छोटे समय पे काफी बड़ा एक रेंज ऑफ लैंड को कवर किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कस्टमर्स को भी, फार्मर्स को भी, कि इतना अच्छा अप्रिशिएशन मिला हमारे वैरायटी को। अब बहुत सारे किसान दूसरों को देख के या फिर मार्केट को देख के, मार्केट में जाके कस्टमर की बातें सुन के बहुत सारे नए नए वैरायटीज लगाते हैं। कोई भी अगर किसान कुछ भी नया लगाना, इससे पहले सबसे पहले क्या सोचेंगे या फिर क्या उनके जहन में आती है कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो उगेगा कि नहीं उगेगा। जैसे अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल ठंडी जगहों में होती है, तो अब वो महाराष्ट्र में हम लोग उगा नहीं पाएंगे। हालांकि उसका वैल्यूएशन तो काफी बड़ा और काफी हेल्दी फ्रूट माना जाता है एप्पल को, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशंस है। तो ऐसे ही हर एक चीज उगाने से पहले कोई भी किसान यही सोचता है कि हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे वातावरण में ये फल उगेगा कि नहीं। तो अमरूद की अगर मैं बात करूं तो अमरूद टेक्निकली ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है। एग्रीकल्चर में वातावरण को 3 भागों में बांटा बांटा गया है। एक आपको सबसे पहले बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट क्रॉप, जहाँ पे टेम्परेट जोन मतलब वो जोन जहाँ पे अ, सर्दी ज्यादा लंबी होती है, गर्मी होता नहीं है और बारिश का मौसम रहता है। जैसे हमारे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, सिक्किम, हमारा सिक्किम साइड हो गया, अरुणाचल हो गया, तो उन जगहों को हम लोग टेम्परेट जोन बोलेंगे। उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन मतलब वो जोन जहाँ पे एकदम वेल डिफाइंड ठंडी का मौसम भी वेल डिफाइंड रहता है, गर्मी का मौसम भी वेल डिफाइंड रहता है। जैसे कि हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ कड़ाके की सर्दी रहती है, गर्मी भी वैसे ही रहते हैं। अब तीसरा जोन जो एग्रीकल्चर में बोला जाता है वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे गर्मी लंबी समय होता है, सर्दी का नाम मात्र का सर्दी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ से नीचे, है ना, छत्तीसगढ़ से नीचे आपका महाराष्ट्र हो गया, पूरा साउथ इंडिया हो गया, तो ये जोन ट्रॉपिकल जोन है। अमरूद ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ही अच्छा होता है ना, क्योंकि सब ट्रॉपिकल में उसको फल को टेस्ट आने के लिए जितना धूप वगैरह चाहिए होता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड का जो अमरूद रहता है वो काफी टेस्टी रहता है। अब अमरूद का ट्रॉपिकल एरिया में एडवांटेज क्या है कि ट्रॉपिकल एरिया में ये साल भर फल देने योग्य रहता है।
लगभग आपका 3 बार का फूल छोड़ता है अमरूद सब ट्रॉपिकल एरिया में। सब ट्रॉपिकल एरिया में आपका 2 बार फल ले सकते हो। और टेम्परेट में तो जैसे तराई जोन हुआ, तराई जोन के एरिया या फिर 4000 फीट जहाँ पे एल्टीट्यूड होगा वहां तक उग सकता है। उसके ऊपर अमरूद को उगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और बारिश की अगर बात करें तो अमरूद काफी हद तक बारिश को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि सैलो रूटेड क्रॉप है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं जाता इसका जड़। अगर हम लोग जैसे वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट में है, जैसे कि हम लोग आपके या महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, पालघर, थाने एरिया में है, या फिर कोल्हापुर जैसे एरिया में है जहाँ पे बारिश बहुत भारी बारिश होती है, तो वहां पे अगर थोड़ा सा बेड ऊंचा करके लगा देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा अमरूद को। और इसके साथ साथ पानी के साथ साथ वो सूखापन को भी काफी हैंडल करता है। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र का अगेन, क्योंकि महाराष्ट्र को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में काफी वेरिएशन है, बहुत ज्यादा बारिश का जगह भी है जहाँ पे ड्राउट होता है, मालेगांव हो गया है ना, धुले हो गया, वैसे वैसे जगह में भी है। तो वहां पे भी अमरूद काफी लोग काफी सुखद तरीके से खेती कर पा रहे हैं अमरूद की। जब नींबू की अगर बात करें तो नींबू का खेती थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ड्राउट एरिया में। सीताफल की बात करें तो सीताफल बहुत सक्सेसफुली हो जाता है ड्राउट एरिया में, लेकिन फिर अगर बारिश ज्यादा हुआ तो सीताफल की जड़ों को काफी हद तक नुकसान पहुंच सकता है जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है। लेकिन अमरूद कंपेयर टू सीताफल उतना ज्यादा जड़ों का प्रॉब्लम या फिर बारिश ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम हो ऐसा उतना ज्यादा नहीं होता, काफी टॉलरेंट और हार्डी क्रॉप होता है। जैसे मैं बात कर रहा था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर आप लोग कोई भी खेती, अगर कोई भी किसान कुछ भी खेती करने की सोच रहे हैं आज के दिन पे, स्पेशली फलों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सब्जियों के बारे में भी प्रिंसिपल बेसिक थंब रूल जो बोलते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो यही है लैंड प्रिपरेशंस के। लेकिन स्पेशली अगर आप फलों की बगीचा बनाना चाहते हैं तो जमीन की तैयारी से लेकर आपको पौधा का जो ज्योमेट्री है, प्लांट ज्योमेट्री जो है, कि इसका शेप ऐसा रखना चाहिए, इसका कटिंग ऐसा होना चाहिए, इसका हाइट ऐसा होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स है जो आपको काफी अच्छा फलदार वृक्ष बनाता है। तो चलिए हम लोग लैंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले तो आपका जमीन है, जगह है, जमीन आपका पहले से निर्धारित हो चुका है। जैसे मैं बता रहा था कि टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में अगर मैं टेम्परेचर या वेदर कंडीशंस को डिवाइड करूं, ये 3 जोन में डिवाइड कर देते हैं मोटी मोटी तौर पर। अगर आप लोग सब ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करते हो या टेम्परेट एरिया में बिलोंग करते हो, तो हमेशा ये क्या चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बेड है, अगर यहाँ पे फोटो में कर्सर दिख रहा है मेरा, अगर आप लोग कर्सर देख पा रहे हैं, तो ये अगर बेड देखते हैं अगर आप, ये सारे जो बेड है ये सारे नॉर्थ साउथ बेड है, नॉर्थ साउथ में है ना। तो आप कभी भी सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में अगर बगीचा बनाना चाहते हैं तो हमेशा या ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी बेड बनाएंगे या फिर मांदा जहाँ पे बनाना है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे बनाना है, ईस्ट वेस्ट में कभी नहीं बनाना है। और अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में है तो ट्रॉपिक्स में उतना ज्यादा ये चीज का मायने उतना रखता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि लैंड का ग्रेडियंट जो है, स्लोप जो है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड प्रिपरेशन के टाइम। अगर आपका स्लोप, नेचुरल स्लोप 2-3 डिग्री का अगर ईस्ट वेस्ट में है, तो फिर उस ईस्ट वेस्ट को नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट करने में तो काफी ज्यादा आपको बाहर से मिट्टी लाना पड़ेगा या फिर खेत को काटना पड़ेगा। जब आप खेत काटेंगे या फिर ढलान को काट के आप अगर स्लोप बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर का जो सबसे फर्टाइल मिट्टी जो होता है वो सारा आपका एक किनारा हो जाएगा। तो फर्टिलिटी हो सकता है कि मिट्टी का फर्टिलिटी आपका खत्म हो जाए। तो ऐसा करने से बेटर है कि आप ईस्ट वेस्ट में ही बेड बनाइए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा रख दीजिए उस टाइम। लेकिन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में जितना हो सके नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में ही आपका बांधा होना चाहिए। ऐसा करने से क्या है कि सूर्य की प्रकाश जब आप सर्दियों में जाते हो, तो सर्दियों में वैसे भी हम लोग सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं। और बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप जैसे गुआवा है, अमरूद है, वो सन लविंग क्रॉप है। तो अगर हम लोग सूर्य से थोड़ा दूर जाते हैं तो हो सकता है कि उसका जीवन चक्र जो है
फिजियोलॉजी जो है, लाइफ फिजियोलॉजी, उसको थोड़ा सा हैम्पर करे। तो ऐसा ना हो, तो इसी कारण की वजह से हम लोग प्लांट को एक इल्यूजन दे रहे हैं कि नॉर्थ साउथ में रख के कि मुझे पूरा पूरा धूप मिल रहा है। तो इस तरीके से आप प्लांट को इल्यूजन में डाल सकते हैं। अब बहुत सारे किसान अभी जैसे साउथ से बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं हमें कि लैंड प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करूं, किस तरीके से करें, कौन सा ट्रैक्टर यूज करें। तो हम लोग कभी भी अगर आप कंटिन्यू खेती कर रहे हैं या फिर खेती नहीं हुआ है, वर्जिन लैंड है, कोई भी सिचुएशन हो, आप एक बार गहरा प्लाव लेकर, गहरा मतलब 12 से 15 या 18 इंच का प्लाव जो मिलता है आपको, वो प्लाव लेकर आप लोग गहरी जुताई कीजिए। वो प्लाविंग करने के बाद क्या होता है कि जो हार्ड पैन रहता है, अब हम लोग अगर खेती कर रहे हैं या फिर खेती नहीं भी कर रहे हैं, तो पानी, बारिश के टाइम पानी, बारिश गिरता है, पानी गिरती है, अगर हम लोग खेती कर रहे हैं तो इरिगेशन देते हैं, तो वो देते देते सोइल कॉम्पैक्ट हो जाएगा आपका। तो सोइल कॉम्पैक्शन ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि उसका सैलिनिटी फीचर्स अलग हो, उसका एरेशन का जो स्पेसेस है वो अलग हो गया हो। तो ये सारी चीज़ों का ब्रेक करने के लिए या फिर ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से तोड़ने के लिए एक बार तो आपको कम से कम ये करना चाहिए। और वर्जिन लैंड हो तो कम से कम 2 बार कीजिए उसमें। तो 2 बार 15 से लेकर 18 इंच का प्लाविंग कीजिएगा। पूरा एकदम गहरी प्लाविंग करने के बाद 5-6 दिन, 10 दिन, 12 दिन का गैप दे दीजिएगा। गैप देने के बाद फिर रोटोवेटर, रोटोवेटर नहीं चलाना है, इससे इसके बाद डिस्क हैरो चलाना है। डिस्क हैरो आपका जो ये जो ढेले हैं, मिट्टी के जो ढेले ढेले है, उसको भुरभुरा बना देगा, उसको तोड़ देगा। फिर उसको तोड़ने के बाद आप उसको मुहिम करने या मीन करने के लिए रोटोवेटर यूज कर सकते हैं। जब भी रोटोवेटर यूज करें, रोटोवेटर के साथ साथ आप लोग गोबर खाद भी डाल सकते हैं। हम लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं वो कम से कम 3 से 5 ट्राली या ट्रैक्टर का ट्राली 1 एकड़ जमीन पे आप डाल दे तो बहुत ही बेटर है, और उससे ज्यादा डाल सकते हैं तो और भी बेटर है। लेकिन कभी भी आप गोबर खाद कभी भी आपको यूज करना है, कभी भी आप गोबर खाद भले ही आप लैंड प्रिपरेशन के टाइम डालें या फिर टॉप अप जैसे स्टैंडिंग ऑर्चर्ड है उसमें डालना है, जो खेत में बगीचा लगा हुआ है अगर उसमें डालना है, तब आपको गोबर खाद हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि गोबर खाद हमेशा पचा हुआ हो, ये वेल वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर हो, एकदम पचा हुआ। अभी बहुत सारे किसानों का फोटोज आने लगे हैं कि ये सूख रहा है, मुरझा रहा है, ऐसा है। तो जड़ खोद के देखिए करके बोलते हैं हम लोग, तो अंदर में वो वाइट कलर बहुत मिलती है। तो ये सारे कारण है कच्चे गोबर या फिर पचा हुआ, अनपचा मतलब ना पचा हुआ गोबर खाद यूज करने का कारण बनता है। और अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया तुरंत, तो वो गोबर कीड़ा क्या करता है, पूरा जड़ खा देगा आपका और पौधा मर जाएगा। तो हमेशा कभी भी गोबर खाद यूज करेंगे, कम से कम 8 महीना 10 महीना पहले ही आप अपने खेत में लेकर रखिए उसको। रखने के बाद उसको आराम से सुखाइए, बचाइए। आजकल तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो बहुत जल्दी पचा देता है उसको, बैक्टीरिया बहुत मिलते हैं जिस जो बहुत ही जल्दी पचा देगा। वो सारे काम करके आप पचा हुआ गोबर खाद ही डालिएगा। और कभी भी, जैसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि नॉर्थ साउथ में होना चाहिए ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन पे, है ना। तो कभी भी आप जब भी लैंड प्रिपरेशन करेंगे तो कम से कम 1 फीट का स्लोप आप या फिर आधा फीट का स्लोप पानी निकासी के तौर पे, ताकि आपका जब भी कभी भी आपका अगर बारिश होता है या कुछ भी होता है तो पानी आराम से बह के आपकी निकासी की ओर चला जाए। तो कम से कम 0.5% का स्लोप रखना चाहिए। ये पानी निकासी भी आपको बनाना चाहिए। ये 2 बाई 2 बोला है हमने, लेकिन आप ऊपर में 3 फीट और नीचे में 2 फीट रखना चाहिए निकासी, क्योंकि जब भी आप अगर बारिश होता है तो जब बारिश का पानी ज्यादा रहता है, तो जब मिट्टी कटेगी तो आपका मिट्टी ज्यादा इरोजन नहीं होगा अगर आप ऊपर से फैला के रखेंगे नाली को। अब बहुत सारे फ्रूट क्रॉप प्लानिंग जब करते हैं तो आपका जमीन हो गया, जमीन की तैयारी हो गई, अब लगाएंगे कितने बाई कितने में। अगर मैं अमरूद की बात करूं तो 12 बाई 8 सबसे बेटर ऑप्शन है सभी के लिए।
12x8 में क्या है कि आप 12 फीट मांदे से मांदे की दूरी रखना है, 8 फीट से 8 फीट आपको पौधे से पौधे का दूरी रखना है। 12x8 क्यों? क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो छोटा ट्रैक्टर, सबसे छोटा ट्रैक्टर जो आती है वो 6 फीट टायर टू टायर डिस्टेंस 6 फीट का रहता है। अगर हम लोग एक पौधे को 3 फीट का कैनोपी भी बढ़ाते हैं तो दो पौधे का 3-3 फीट बढ़ेगा तो 6 फीट हुआ, और बीच में जगह 6 फीट बच रहा है, तो हमारा ट्रैक्टर आराम से बीच से गुजर सकता है। तो ये 12x8 एक छोटी ट्रैक्टरों के लिए बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा। 16x8 अगर बड़ा ट्रैक्टर है आपके पास और बड़ी जमीन पे करना है, जैसे कि 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन पे अगर आपको लगाना है, तो उस डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा रख के बड़ा ट्रैक्टर से काम कर सकते हैं। और फार्मर ओन फैमिली, जैसे कि खेत में खुद को भी काम करना है, खुद के परिवार को काम करना है, छोटा जमीन है 2-3 एकड़ 1 एकड़ का, तो 10x8 में भी लगा सकते हैं। अब यही चीजें आपको हर एक फ्रूट क्रॉप में उसका, हर एक फ्रूट क्रॉप का फिजियोलॉजी को जानते हुए आपको ये चेंज कर सकते हैं। अब आम लगाना है, आम को भी चेंज कर सकते हैं, सीताफल लगाना है, सीताफल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो पौधे का फिजियोलॉजी जानना अनिवार्य है कि कितना बड़ा हो सकता है, फल देते वक्त वो फल किस इसमें देगा, कि करेंट सीजन ग्रोथ में देगा, कि 1 साल पुराने डंगालों में फल आता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि रेस्ड बेड हमें क्यों बनाना चाहिए आज के डेट पे। आज के डेट में काफ़ी सारे खेती जो भी हो, जितने भी किसान भाई हो या फिर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हो, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं कि आप बेड बना के कीजिए, रेस्ड बेड बनाइएगा, क्योंकि आज की डेट पे जितने भी फलों का पौधा आता है वो यूजुअली ग्राफ्टेड या बडेड पौधे आते हैं, है ना। तो बडिंग और ग्राफ्टिंग पौधे में मतलब दो अलग अलग पौधे को जोड़ के बनाते हैं हम लोग, है ना। दो अलग अलग पौधा रहेगा, उसको जोड़ेंगे फिर बनाएंगे एक पौधा। तो अगर आप लोग मांदा नहीं बनाएंगे, क्या करते हैं, सीधा सीधा जमीन में डाल देंगे, फिर बाद में जाके मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा, आपका जो रूट स्टॉक पार्ट है वो तो ढक जाएगा, फिर सायन से आपका जड़ छोड़ने लगेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारी हो सकता है कि उस खेत में आ जाए। तो बेटर है सबसे पहले कि आप रेस्ड बेड बनाइए। रेस्ड बेड बनाने का दूसरा फायदा क्या है कि जो मिट्टी रूट जोन को प्राप्त होगी बेड बनाने के बाद, वो बहुत ही ज्यादा एरेटेड रहेगा, उसमें पानी की मात्रा या फिर कैपिलरी मूवमेंट जो बोलते हैं पानी का, वो बहुत अच्छा रहेगा। जड़ का ग्रोथ जो होगा वो आपके अनुसार होगा, ऐसा नहीं है कि वो जड़ फैल ही रहा है अंदर कहाँ कहाँ पे, वो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ में रहेंगे। खाना खाने वाले जड़ ज्यादा दूर भागेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स है ना। तो रेस्ड बेड लगाने का बहुत सारे फायदे हैं। और कभी भी अगर आप ग्राफ्टेड पौधे के साथ डील कर रहे हो या फिर कोई भी ग्राफ्टेड पौधा आप लगाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि रेस्ड बेड बना के ही लगाना है, उसको प्लेन जमीन पे कभी मत लगाइएगा, वो नुकसान देगा आपको। तो गड्ढे बनाने के लिए अब जैसे आपका जमीन तैयार हो गया, बेड बन गए, उसके बाद आजकल पोस्ट होल्डिंगर वगैरह मिलती है, ट्रैक्टर के पीछे जो जुड़ जाता है, उससे आप 2 फीट गहरा वाला गड्ढा करके छोड़ सकते हैं। अब जैसे ये मिट्टी निकलेगा, जैसे गड्ढे करते वक्त मिट्टी निकलेगा, तो ऊपर का मिट्टी आप अलग रख लीजिए, नीचे का मिट्टी अलग रख लीजिए, है ना। तो जब पौधा लगाएंगे तो जो ऊपर का मिट्टी निकला हुआ है आपका का बराबर एक वॉल्यूम, मतलब अगर आप 20 किलो गोबर खाद या 30 किलो गोबर खाद दे रहे हैं, तो उतना ही वॉल्यूम में जो ऊपर का मिट्टी आया है वो दोनों मिक्स करके गड्ढा को भर दीजिए। गड्ढा भरने के बाद फिर पानी चलाइए, वो थोड़ा सा नीचे बैठेगा, फिर उसके बाद फिर से गोबर, और गोबर है तो गोबर कर सकते हैं, नहीं है तो मिट्टी से भी फिर दो लेवल अप कर सकते हैं। उसके बाद 5 दिन 10 दिन रुकिए, रुकने के बाद फिर जितना भी रासायनिक खाद देना हो या फिर जो कीटनाशक वगैरह देना हो, वो आप उस मिट्टी के साथ ही मिला के फिर वो गड्ढे को पूरा इस तरीके से ऊपर तक भर के उसको पानी चला दीजिएगा। ऐसा कभी मत कीजिए कि आप आज पौधा पहुंचा, तब यूजुअली होता क्या है कि अभी अभी 10 दिन पहले एक पुणे में ही हमारे पौधे गए थे, तो जमीन वमीन सब तैयार था उनका। मैंने बोला था कि 10 एटलीस्ट 7 से 10 दिन आप रखिए घर पे, तो उन्होंने माने नहीं, नहीं सर कुछ नहीं होगा, लगा देते हैं करके 2-3 दिन में लगा दिया। वो ट्रांसप्लांटेशन शॉक में चला गया ना, क्योंकि इतना दूर से पौधा आया है गाड़ी में, जड़ कितना हिला होगा, उन्होंने फिर रेस्ट भी नहीं दिया, सीधा सीधा
जमीन पे लगा दिया। फिर जमीन पे लगाते वक्त क्या होता है कि ह्यूमन एरर बोल सकते हैं उसे, किसी को हम लोग ज्यादा दबा देते हैं, किसी को कम दबा देते हैं, किसी को मिट्टी ज्यादा भर देते हैं, किसी को कम भर देते हैं, किसी को बहुत ही ज्यादा पानी देते हैं, किसी को पानी मिलता नहीं है। तो ये सारी ह्यूमन एरर्स की वजह से भी ट्रांसप्लांटेशन शॉक में पौधा जाता है। तो ये गलती करने से बेटर है कि आप पौधा आया 10-12 दिन उसको एक्लामेटाइज होने के लिए रखिए आपके वहाँ पे। उसके बाद जितने भी लैंड प्रिपरेशन के तरीके बताया है वो कीजिए, उसके बाद ही प्लांटिंग कीजिए। बेसल डोज मोटी मोटी तौर पे ये फर्टिगेशन वाला जो वेबिनार था उसमें काफ़ी अच्छी इलाबोरेट तरीके से डिस्कशन हुआ था इसका, तो मैं स्किप करता हूँ इसको थोड़ा बहुत। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि 20 किलो से कम गोबर खाद एक गड्ढे में, कभी भी फल का बगीचा अगर आप लोग बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं तो 20 किलो से कम का गोबर खाद कभी भी एक गड्ढे में उससे कम मत दीजिएगा। और खाली गोबर खाद देना नहीं है। लोग क्या करते हैं कि गोबर खाद लिया, दो धमेला या फिर एक धमेला जो या बास्केट वगैरह जो जिसमें लेते हैं, वो सीधा सीधा वो डाल देते हैं जमीन पे। ऐसा मत कीजिए, वो उसको मिट्टी के साथ मिक्स कीजिए। जो आप गड्ढे करते वक्त मिट्टी बना था निकला था उसके साथ मिक्स कीजिए। उसके बाद उसको मिक्स करने के बाद ही दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा करने से उसको मिट्टी का जो प्रॉपर्टीज है वो भी मिलेगा, न्यूट्रिशन जो है वो भी लॉक हो जाएगा मिट्टी में, और वो लंबे समय के लिए जब आपका प्लांट आस्ते आस्ते ग्रोथ करेगा उसके लिए बहुत अच्छा खाना मिलेगा उससे। बहुत सारे नर्सरी जितने भी नर्सरीज आप प्लांट लेते हैं वो यूजुअली इस तरीके के पॉलीथीन पे ही प्लांट्स देते हैं, है ना। इसी तरीके का पॉलीथीन रहता है। अब जैसे मैंने बताया कि आपको गड्ढा करना है, गड्ढे में सारा कुछ डाल के लेवल करके रखना है, फिर उसको 10 दिन छोड़ दीजिए उसको पानी डाल के। 10 दिन के बाद ही ऐसे प्लांटिंग कीजिए। जब भी आप पॉलीथीन फाड़ेंगे उसको हाथ से ही फाड़िएगा, चाकू या ब्लेड या किसी चीज की यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे मिट्टी के बाहर व्हाइट फ्रूट्स रहता है, तो हो सकता है कि जब हम लोग चाकू चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा इंजरी हो। और इंजरी का मतलब ये है कि आपने दरवाजा खोल दिया बीमारियों के लिए, तो क्योंकि जमीन में तो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ना। तो जैसे दरवाजा खोलेगा हो सकता है कि बुरा अच्छा सब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करें, और पौधा हो सकता है कि मर भी जाए। तो बेटर है कि आप हाथ से ही आप ये कीजिए, हाथ से ही पॉलीथीन को फाड़िए, और गड्ढा उतना ही कीजिए जितना ये मिट्टी का बॉल है, ये सोइल बॉल जो है उतना ही गड्ढा दोबारा लगाने के टाइम पे जो गड्ढा करेंगे उतना ही डीप आप गड्ढा करके इसको प्लांटिंग कर दीजिए। फिर उसको मिट्टी से ढक दीजिएगा, और मिट्टी को इस तरीके से मिट्टी को ढकने के बाद तुरंत पानी दीजिए। तुरंत एकदम पानी तुरंत देना है, क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेशन शॉक में जाएगा नहीं इस तरीके से। अब आती है प्लांटेशन हो गया, प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको अगर अच्छी शेप और कंडीशन पे अगर आपको पौधा चाहिए तो तुरंत तुरंत आप उसको सपोर्ट दीजिए, जिसको हम लोग स्टेकिंग बोलते हैं। स्टेकिंग आप किसी भी चीज से दे सकते हैं, लेकिन सबसे इकोनॉमिकल और वायबल जो है वो बैम्बू ही मिला अभी तक हमें। तो बहुत सारे आयरन रॉड्स भी डालते हैं, जीआई पाइप वगैरह डालते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा वायबल नहीं है और महंगा भी काफी पड़ जाता है। तो जब भी आप स्टेक करें तुरंत आपने प्लांटेशन जैसे किया पानी डाल दिया, तुरंत आप स्टेकिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी इसका रूट ग्रोथ हुआ नहीं है। आपने 10 दिन 12 दिन छोड़ दिया और उसको आप उसके बाद सोचेंगे कि अब स्टेकिंग करेंगे या महीने भर में करेंगे, तब तक क्या होता है कि आपका पौधा जड़ छोड़ना चालू करेगा। जैसे जड़ छोड़ेगा आप स्टेक बम्बू जैसे लगाएंगे जमीन पे, हो सकता है कि फिर से जड़ को कोई इंजरीज हो सकता है कि फिर से बीमारी फैले। जैसे आप बम्बू स्टेकिंग करेंगे बैम्बू से, उसके तुरंत बाद आपको दो तरफ बांध देना है। ऊपर से लेकर ये ऊपर से 6 इंच छोड़ के नीचे, और जमीन से 6 इंच ऊपर, ये दो तरीके से बांध देंगे ताकि पौधा आपका सीधा रहे। क्योंकि आपका एक बार पौधा टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा करने में फिर काफी वक्त लग जाएगा। तो ये सारे हमारे किसान के खेत के फोटोज है। तो एरर्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एरर हमें दिखती है मिलती है, ये सारे हमारे मतलब एक्सपीरियंसेस भी है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं कि आज के डेट में मिला नहीं तो छोटा सा खुटी वो लगा दिया या छोटा सा स्टेक कर दिया। अब ये कभी नहीं सोचते कि ये जो था ये भी फ्री में तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं से उन्होंने
लेबर लगा के हो या कुछ दोस्तों से मांग के हो, कहीं ट्रैक्टर चला के हो, कहीं ना कहीं से लेकर आए होंगे, सडन अमाउंट ऑफ पैसा गया होगा उसका उनका। उसके बाद फिर ये लगाने का खर्चा, ये अपने आप तो लगेगा नहीं, लेबर तो लगाना ही है इनको ये लगाने के लिए भी, तो लेबर का खर्चा अलग। अब बांधा हुआ है किस तरीके से, ये पहले से ढीला हुआ है ना। तो एक बार काम कीजिए, सटीक रूप पे काम कीजिए, तो पैसा कमाने का तरीका वही है। अगर आप खर्चा बचाते हो तो वो भी एक तरीके से प्रॉफिट ही है आपका। अब ये आप खुद सोचिए कि ये 2 महीने में खराब हो जाएगा, फिर ये निकालेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अलग, उसका लेबर का खर्चा अलग, है ना। एक ही बार में ऐसा 7 फीट का बम्बू लीजिए, डाल दीजिए, आराम से बांध दीजिए, वो लगभग 7 से 8 महीने तक का छुट्टी, अपना 7-8 महीने का कोई काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्मार्ट तरीके से काम करने से काफी बेटर होगा। अब रिसोर्सेस नहीं है तो आपको पता है कि जैसे अब अगर हमारे नर्सरी से प्लांट आप खरीद रहे हो या हमारी वैरायटी ले रहे हैं, तो यूजुअली 5 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। अब आपके हाथों में 5-6 महीना बच जाता है जमीन की तैयारी करने के लिए, ये गोबर खाद वगैरह राके स्टॉक रखने के लिए, बम्बू वगैरह फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये डे 1 से ही हम लोग किसान को बता देते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। अगर हम लोग बता नहीं पा रहे हैं तो जब बुकिंग आती है उसी टाइम हम लोग एक पीपीटी भेज देते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ही एक पीपीटी है, कमर्शियल पीपीटी, जिसमें ये चीजें करना है करके इंफॉर्मेशन किसान को मिल जाता है। वो नहीं कर सकते, हमारे वेबसाइट का लिंक हम लोग भेज देते हैं, वो ओपन टू ऑल है। जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं, उसमें पैम्पलेट्स वगैरह में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे किसान उसके थ्रू भी आते हैं। मतलब एक्सेसिबल है, किसान के पास ये सारे एक्सेस है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी इकोनॉमिक वायबिलिटी की वजह से हो या लोकल अवेलेबिलिटीज की वजह से हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ये सारी चीजें ना छूटे, ये सारी चीजें आप लोग परफेक्टली फॉलो कीजिए। इस वजह से 6 महीने का आपके पास पहले से ही टाइम है ना। पौधा आके लगा दूं मैं, उस जल्दबाजी में मत रहिएगा। सबसे बेटर ये होगा कि आराम से सब कुछ परफेक्टली प्लान करके आराम से लगाएंगे तो आपका बगीचा बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। अब पानी की बात करते हैं तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि अमरूद एक ऐसा क्रॉप है जिसको ज़्यादा पानी हुआ तब भी उतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, अगर कम पानी हो जाता है तब भी उतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। दो चीज़ों का मेनली ख्याल रखना है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम में ना तो पानी ज़्यादा हो ना तो पानी कम हो, है ना। क्योंकि दोनों अगर चीज़ें कम ज़्यादा होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम, फल लगते वक्त, फूल लगते वक्त, तो अगर पानी ज़्यादा हुआ तब भी फूल गिरता है, अगर पानी नहीं है तब भी फूल सूख जाता है। तो वैसे ही फूल अब फल में कन्वर्ट हो गया, फल लगा हुआ है, अगर ज़्यादा पानी हुआ तो वो फल सड़ने लगेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, फीका फीका सा लगता है। अगर पानी कम हुआ तो फिर से वो सूखने लगेगा, उसका न्यूट्रिशन नहीं होगा, छोटे में ही पकने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज आती है कि सर छोटे फल पक रहे हैं या फिर फूल बहुत गिर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा कनेक्शन है पानी के साथ। अगर आप लोग 5-6 दिन पानी गैप करके एक दिन देते हैं 25 लीटर या 50 लीटर या 40 लीटर, तो ये सारे गलतियां हैं छोटी छोटी जो मतलब क्वालिटी प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी प्रोडक्टिविटी नहीं देता। अगर आपको अमरूद में पानी की व्यवस्था करना है तो हर रोज दीजिए। अब जैसे 10 से 12 लीटर हर रोज दे सकते हैं तो हर रोज दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो ऑल्टरनेट डेज में दीजिए। लेकिन वो साइकिल को ब्रेक मत कीजिए कि मैंने पिछले 7 दिन नहीं दिया, आज 40 लीटर देता हूँ, ऐसा मत कीजिए, है ना। एक साइकिल मेंटेन करके 10 से 12 से 15 मैक्सिमम, तो उतने अगर पानी अगर एक पौधे को मिलता है तो वो आराम से जिंदा रह सकता है, भले ही जितने भी गर्मी हो। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बहुत अच्छा लास्ट टाइम सेशन हुआ था तो मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई किसान के वहाँ पे अभी अभी नया बगीचा गया है, पौधे गए हैं, या फिर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, तो जैसे बेसल डोज में आपने एक सर्टन अमाउंट का खाद आपने दिया था, तो बेसल डोज जब आपने दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो भी तो एक खाद है और वो पौधे के लिए उपलब्ध है ना।
कभी भी आप फर्टिगेशन स्टार्ट करेंगे बगीचों में, सब्जियों के बाग में नहीं, लेकिन फलों के बागों में अगर आप फर्टिगेशन वगैरह के बारे में सोचते हैं, तो लगाने के 15-20 दिन तक कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, या फिर 1 महीने तक भी कुछ नहीं देंगे तब भी चलेगा। आपको खाली सुबह शाम, जब नया पौधा है तो सुबह शाम आधा आधा एक एक घंटा आपको पानी देना है बस। पानी देना बंद मत कीजिएगा। आप लोग आराम से 1 महीने तक कुछ खाद देने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने के बाद आपका जो फर्टिगेशन शेड्यूल होंगे वो अ, आप कंपनी के साथ जुड़ के या फिर कोई टेक्निकल के साथ आप बात करके प्रोग्राम बना के उस वो फर्टिगेशन चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अगर है या फिर उनका बगीचा अगर फलन में है, तो ये छोटा सा एक मैं फर्टिगेशन शेड्यूल बता देता हूँ। इसमें हम लोग जो फर्टिगेशन चार्ट देते हैं, यूजुअली ऐसे ही बॉक्सेस 3 रहता है ना। वो पहला एनपीके जो लिखा है वो देखने का नहीं है, उसमें से सीधा सीधा यूरिया, एमएपी, एमओपी जो मार्केट के नाम उपलब्ध है वो देखना है। कॉम्बिटू यूजुअली किसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्बिटू क्या है करके। कॉम्बिटू मतलब मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। हम लोग कॉम्पो का यूज करते हैं, तो कॉम्बिटू कॉम्पो कंपनी का है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इनके। थोड़ा सा हाई बजट इसमें चला जाता है, लेकिन आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो। यारा है आज के डेट में बहुत अच्छा कंपनी है ना, तो उन सारे चीजों का आप ये कर सकते हो। और ये जो डोसेज है ये ग्राम पे है, प्रति एकड़ का डोज है। हम लोग 1 एकड़ में लगभग 500 पौधा सोचते हैं, 12x8 की दूरी पे लगाते हैं, तो 500 पौधे के लिए 190 ग्राम यूरिया जब आपका पहला फर्टिगेशन चालू होगा, है ना। तो इसी तरीके से ये बढ़ाते हुए जाना है और 760 ग्राम यूरिया पे आपको जाके रुकना है। उसी तरीके से जब आपका फल लगेगा, फूल लगेगा, तो फिर डोज आपका कैल्शियम, एमपी, पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड प्रिपरेशन में क्या क्या सावधानी रख सकते हैं हम लोग, बेड क्यों बनाना अनिवार्य है ना। इसी तरीके से ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट, मतलब आपका बगीचे का जो जमीन, खाली जमीन है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, है ना। क्योंकि यहाँ पे खरपतवार उगते हैं, या कोई इंटरक्रॉपिंग करना चाहता है, इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं, है ना। अब खरपतवार उगना, उसको हटाना, उसके लिए स्प्रे करना केमिकल, ये भी एक अलग खर्चा है। तो ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट एक आज के डेट में बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन में जा रहे हैं। जहाँ पे अमरूद 30 साल पहले 1 एकड़ में 100 पौधे लगते थे, तो आज के डेट में 1 एकड़ में 500 पौधा लगता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए प्लांट ज्योमेट्री को मैनेज करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपके जमीन कैसा है उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम लोग अब किस तरीके से ट्रायल, जैसे वीएनआर एक R&D बेस्ड कंपनी होने की वजह से हम लोग बहुत सारे ट्रायल्स करते रहते हैं कि किस तरीके से क्या करें, कौन सा मल्च लगाना चाहिए, कितना माइक्रोन का होना चाहिए, जमीन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो 4 दिन पहले तक भी बहुत भयंकर बारिश हो रहा था यहाँ पे। तो इतना बारिश होता है तो आपका जो ऊपर का मिट्टी है वो बह के, इरोजन होके वो निकासी की तरफ भाग के आपका जितना फर्टाइल सोइल है वो सारा चला जाता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे घास उगा दिया। ये धूप घास है, जो साइनोडोन डेक्टालोन बोलते हैं, वो घास है। अब ये लगाने से फायदा क्या हुआ कि सोइल इरोजन रुक गया, पानी जो काटती थी मिट्टी को वो कटना बंद हो गया। दूसरा क्या हुआ कि खरपतवार, अनेक प्रकार के खरपतवार उगते थे यहाँ पे, तो वो उगना भी बंद हो गया, है ना। तो इसका एडवांटेज हमें वो उस तरीके से मिला। और गर्मी के टाइम पे जब छत्तीसगढ़ में 45, 45, 48 टेम्परेचर पहुंचता है, तब ये माइक्रो क्लाइमेट को भी मेंटेन कर देता है। माइक्रो क्लाइमेट मतलब ये पेड़ के नीचे वाले जो एरिया है, तो उसकी गर्मी को भी, रेडिएशंस को भी रोक देता है। तो ये सारे एडवांटेज हमें ये लगाने के बाद से मिला। और जब आप निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं तो चलने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है ये घास के ऊपर, और दिखने में भी एस्थेटिक वैल्यूज जो बोलते हैं, दिखने में भी बहुत ही बढ़िया दिखता है आपका बगीचा। तो ये सब ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट भी आज के डेट में एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। अब जैसे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बार बार बोल रहा हूँ, तो ट्रेनिंग एक बहुत ही बड़ा एक मेन फीचर है कोई भी बगीचा बनाने के लिए।
जैसे मैं बता रहा था आपको कि आज के डेट पे हम लोग हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लोग हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जाएंगे, अब जैसे ट्रेन की कंपार्टमेंट में देखिए कितना बाई कितने का रूम होता है, वो छोटा सा आपका 6 फीट का, 6 फीट बाई 18 फीट का होता है वो, है ना। हाइट है लगभग 15 से 18 फीट का, और दूरी होता है आपका 6 फीट का। उतने में 6 लोग रह सकते हैं, राइट। तो वो हो गया एक हाई डेंसिटी मैनेजमेंट। तो उसी तरीके से हम लोगों को सोचना है कि किस तरीके से काटना है, कहाँ पे काटना है, किस तरीके से रखना है, कौन सा पौधा मैं हाई डेंसिटी में लगा सकता हूँ। तो ये सारे ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं। तो ट्रेनिंग हम लोग वीएनआर भी में जब भी आप करेंगे, पौधा लगाने के बाद 2 फीट में आपको पहली कटाई करना है। ये जो 2 फीट हो रहा है उसमें पहली कटाई करना है। उसके बाद 1 फीट के नीचे जितने भी आएगा, जितने भी ग्रोथ होगी जमीन तक, उन सबको आपको निकालना है। और 1 फीट और ये 2 फीट के बीच में जितने भी आएंगे उसको बड़ा करना है ना। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल ट्रेनिंग का वीएनआर भी अमरूद में ये है। अब आज के डेट में ये तो हो गए आपके ओपन सेंटर या फिर मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर बोल सकते हैं, ओपन सेंटर ट्रेनिंग सिस्टम बोलते हैं। बहुत सारे आपके हिसाब से वो ट्रेनिंग फॉलो कर सकते हैं। हम लोग वीएनआर भी में जो फॉलो कर रहे हैं वो 2 तरीके के ट्रेनिंग सिस्टम है। एक ओपन सेंटर है, जैसे यहाँ से आपने काटा तो यहाँ से फांदी आएगा, 4-5 फांदी आएगा तो उसको वैसे ही बढ़ाएंगे। दूसरा क्या है कि जैसे आपने काटा तो यहाँ पे फांदी आएगा 4-5, तो फिर उसको एक जो बीच वाला है उसको फिर सीधा करेंगे और जो बम्बू लगा हुआ था आपका पहले उसमें बांध देंगे। तो वो हो गया मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो ये 2 तरीके से आप अमरूद के या वीएनआर पी के पौधे को आप बड़ा कर सकते हैं। अब आज के डेट पे शायद इंडिया पे, भारत में एस्पिलियर सिस्टम ट्रॉपिकल फुटपाथ पे वीएनआर छोड़ के, वीएनआर के वैरायटीज छोड़ के दूसरे वैरायटीज में उतना नहीं है। अब एस्पिलियर सिस्टम मतलब क्या होता है कि एस्पिलियर एक फ्रेंच टर्म है। इसमें वॉल, मतलब उसका एस्पिलियर मतलब वॉल, जो हमारे दीवार होता है, दीवार की तरह ले जाना। तो इसमें हम लोग पौधे को भी एक वॉल की तरह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने को मिला, क्योंकि ये इतना खुला खुला सा है, अगर आप देख पाते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ही कम आते हैं। फल का क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। वायर का सपोर्ट देने की वजह से इसमें फलन, हम लोग जो बीएनआर बी में 2 साल में लीजिए बोलते हैं, इसमें आप 12 से 14 मंथ्स में ही ले सकते हो शूटिंग। तो ये सारे एडवांटेज इसमें देखने को मिलेगा। और बहुत सारे महाराष्ट्र के अभी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पद्धति में जा रहे हैं आज के डेट पे। शुरुआती खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय का खर्चा है, एक फिक्स कॉस्ट है वो। तो लगभग हम लोग अगर 8 8 गेज का ये वायर यूज़ करते हैं और सीमेंट का पोल यूज़ करते हैं 3 वायर के साथ, तो लगभग आपका 50 से 70 हज़ार के बीच का 1 एकड़ का खर्चा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 वायर बांध देते हैं। पहला वायर जो है वो 80 सेंटीमीटर में होगा ज़मीन से, दूसरा वायर जो होगा वो 50 सेंटीमीटर में होगा पहली वायर से, और तीसरा वायर जो होगा वो भी 50 सेंटीमीटर होगा दूसरे वायर से। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली आप इसको 2-2 करके ले जाते हैं और 3 लेयर तक ले जाते हैं। अब आपके वहाँ पे अगर 4 लेयर पे भी ले जा सकते हो, लेकिन 4 लेयर में क्या है कि एवरेज इंडियन लेबर्स का हाइट जो है वो लगभग 5 फीट 6 इंच का है। तो इसलिए हम लोग अगर 7 फीट तक ले जाएंगे तो हाथ उठा के अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें या फिर कुछ भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, तो वो 7 फीट तक हाथ पहुंच जाता है। तो हम लोगों ने इसको कंटेन कर दिया है 6 फीट तक। बहुत सारे ये स्पेशली उनके लिए है जो अभी अभी नया बगीचा लगा रहे हो या फिर उनका अभी भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि काट के छोड़ देते हैं या फिर वैसे ही नेचुरली ग्रो करने देते हैं, है ना। लेकिन उस तरीके से क्या होगा कि बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या काटूं और किसको निकालूं। और ग्रोथ काफी बड़ा हुआ रहता है तो किसान को लगता है कि अरे यार इतना बड़ा पौधा हो चुका है, अब नहीं काट। तो ये बहुत ही बाद में जाके 2-3 साल 4 साल के बाद आपको इतना सिरदर्दी होगी उस चीज़ का। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले ही जो कंपनी ने दिए हुए मार्गदर्शन है उसको फॉलो करें।
इस तरीके से आप 4-5 ब्रांचेस को रख के एक को फिर खड़ा करके, जैसे मैं बोल रहा था उस तरीके से आप ट्रेनिंग देंगे तो लंबे समय के लिए आप सुखी रहेंगे। क्योंकि कोई भी बगीचा अगर प्लान करते हो आप, तो मिनिमम आज के डेट पे 10 साल तो है ही है, 10 इयर्स मिनिमम है। अगर आपका पौधा अच्छा चला, आपका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अच्छी है, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से वो बगीचे को रखा है, तो हो सकता है कि वो 15-20 साल के लिए भी चले। तो 15-20 साल अगर आप देखते हैं तो आज का दिन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आज अगर आपने इस तरीके से करके रखे तो आने वाले दिनों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे किसान ये भी बोलते हैं कि बीच में काफी जगह बचा हुआ है, क्योंकि 6 फीट है या फिर 8 फीट है या फिर 10 फीट है, तो उसमें से क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, है ना। क्योंकि किसान के लिए जमीन का यूटिलाइजेशन ही उनका आमदनी है। तो हम लोग बोलते हैं कि अब अगर कोई दूसरा जमीन है आपके पास या फिर कोई दूसरा सोर्सेस ऑफ इनकम है, तब तो कुछ मत कीजिए, क्योंकि जितने भी आप इंटरक्रॉप लगाएंगे वो शॉर्ट टर्म क्रॉप होगा, वो बहुत जल्दी तोड़ाई तोड़ाई करके या फिर बहुत जल्दी जल्दी उसका लाइफ साइकिल खत्म होने वाली क्रॉप्स रहेगी, है ना। अब फल के साथ फल का तो इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लंबे समय के लिए है और वो बहुत ही गलत प्रिंसिपल है। फल के साथ फल का इंटरक्रॉपिंग कभी नहीं करना चाहिए। फल के साथ अगर किसी के पास जमीन फिक्स्ड हो, जमीन उससे ऊपर नहीं है, उतना ही जमीन बचा हुआ है, तो उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जैसे ये ड्रिप लैटरल आपको दिख रहा है ना, ये एक हो गया मेन आपका मेन क्रॉप के लिए। वैसे ही दूसरा ड्रिप लैटरल और दूसरा मेन लाइन बनाइए इंटरक्रॉपिंग के लिए, ताकि आपका जितने भी खाद और पानी का मैनेजमेंट हो, इसका अलग रहे और इनका अलग रहे, दोनों का अलग अलग हो, है ना। इस तरीके से आप खेती मत कीजिएगा। ये हम लोग जब मध्य प्रदेश जाते थे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान लगा देते हैं गेहूं के साथ अमरूद वगैरह, तो दोनों क्रॉप ढंग से नहीं हो पाता, ना तो इसको संभाल पाते हैं वो, ना तो अमरूद को संभाल पाते हैं। एक बार बड़ा हो गया तो काट भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि क्या लोब टाइप का एक फंस जाता है, राइट। तो उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर आपको करना है तो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कीजिए। इस तरीके से लाइन देखिए, ये दो क्रॉप में कितने का गैप है, कम से कम 1.5 फीट का गैप है। तो इस तरीके से लाइन को अलग रख के अगर करेंगे तो आपको मुनाफा भी होगा और इसका फायदा इसको भी मिलेगा और मेन क्रॉप का फायदा इनको भी मिलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ड्रिप लैटरल जो भी रखेंगे आप, दोनों का मेन लाइन जो है, जो आपका ये मेन लाइन भागेगी आपका, फर्टिगेशन और इरिगेशन दोनों का वैल्व अलग अलग होना चाहिए, ताकि इसको जब पानी चाहिए इसको दे, और मेन क्रॉप को आपको जब पानी देना हो तब आप उस मेन क्रॉप को पानी दें। अब अमरूद की अगर बात करें तो बहुत सारे किसान ये सवाल करते हैं कि प्रूनिंग कैसे करें, या फिर हमारे यहाँ पे फूल नहीं आ रहा है, या इस बार फूल बहुत ही कम आया है। अमरूद में बहुत ही एक अच्छा प्रिंसिपल है कि अगर आप इस तरीके का पतले डंगाल, ये जो है कर्सर दिख रहा होगा अगर आपको, इस तरीके का ये जो पेंसिल थिकनेस वाला डंगाल हो, अगर इसको काटते हैं आप इनको, तो ये तुरंत फ्लावरिंग में आ जाता है। नेक्स्ट ग्रोथ जो अब आपने यहाँ पे काटा तो नया ग्रोथ यहाँ से आएगा, तो ये जो नया ग्रोथ आएगा इसमें तुरंत आपका फ्लावरिंग आएगा। लेकिन अगर आपने ये वाला काटा, जैसे ये मोटी डंगाले काटी, ऐसे मोटी डंगाले काटी, या फिर ऐसे वाले काटा, ऐसा वाला काटा, तो जो नया डंगल यहाँ से आएगा उसमें फल आने में कम से कम आपका 3 से 4 महीना लग आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी ग्रोथ आएगा उसमें फल आएगा ही आएगा, खाली 70% फ्लावरिंग आता है उसमें, बहुत ही कम फ्लावरिंग आएगा। तो बहुत सारे किसान भाइयों का यही सवाल है कि इस बार बहुत ही कम फलन आया, बहुत ही ये हुआ। ऐसा नहीं है कि वो वातावरण की वजह से हो या फिर कुछ हो, वो खाली गलत काटने की वजह से होता है। अब गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जब प्रूनिंग करेंगे तो प्रूनिंग करने का बेसिक जो प्रिंसिपल है, थंब रूल, वो सबसे पहले तो कैनोपी मैनेजमेंट है। आपको पहले ये देखना है कि दोनों पेड़ एक दूसरे से टकरा तो नहीं रहा है, स्पेस कितना चाहिए लेबर के लिए, नया ग्रोथ जो आएगा वो कितना ग्रोथ में आएगा। तो एक पहले तो कैनोपी मैनेजमेंट के लिए काटेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि एरेशन देखेंगे फिर कितना। देखिए यही पौधा है काटने से पहले और काटने के बाद ये है ना। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना खाली कर रहे हैं हम लोग।
तो एरेशन की जगह देखना है, तो ये सारी चीज़ों देखते हुए प्रूनिंग करना है। लेकिन एक प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा कि जो पेंसिल थिकनेस वाला या ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस अगर आप काटेंगे तो तुरंत आपका करेंट जो ग्रोथ आएगा उसमें फ्लावरिंग आएगी, और जो अगर आप मोटी डंगाले काट देते हैं तो उसमें फ्लावरिंग आना बहुत ही टाइम लगाएगा, कम से कम 3 से 4 महीने लगेगा, और खाली हो सकता है कि 60% ही फ्लावरिंग आए, 60 to 70%। अब प्रूनिंग हो गया। अब यूजुअली क्या करते हैं कि अब वीएनआर बी की मार्केट का जो ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो अगस्त से लेकर आपका मार्च तक पूरा किसान जितने भी ग्रोअर्स है हमारे वो खींचते हैं, अगस्त से लेकर आपका मार्च, है ना। तो यूजुअली अर्ली मार्केट पकड़ने की कोशिश करते हैं। अर्ली मार्केट अब वही है प्रिंसिपल की, अगर आपने पेंसिल थिकनेस वाला काटा, अगर आपने पेंसिल थिकनेस वाले काटी तो 1.5 महीने में आपका फूल आ जाएगा, और फूल आने के लगभग 2-2.5 महीने में आपका तुड़ाई चालू हो जाएगा। तो लगभग अपने पास 4 महीने का, 4 साढ़े 4 महीने का टाइम है हाथ में प्रूनिंग के बाद। तो अगर आपने मई में काटे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जो कि मेन पूजा का सीजन है, या फिर बहुत सारे फेस्टिवल सीजन है ना, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, फिर दीपावली, फिर अपना बहुत सारे चार पर्व का वो है, मौसम है वो। तो यूजुअली लोग मई या उसके एंड पे काटने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भूल क्या हो जाता है कि मई दूसरा एनकाउंटर क्या करता है कि हमें काउंटर की बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीजन भी है, क्योंकि हमारे मेन समर मंथ्स चल रहा होता है ना। तो उस टाइम जैसे हम लोग अगर प्रूनिंग कर दिया हमने, ये आपको एग्जैक्ट पिक्चर है, मई 15 में प्रूनिंग हुआ था, तो मई लास्ट आते आते इस तरीके से जल गया था पौधा पूरा ना। तो अगर आप प्रूनिंग करते भी हो, मार्केट को देखते हुए प्रूनिंग करते हैं, या फिर प्रूनिंग करना पड़ा तो पूरा पत्तियों को मत हटाइए, थोड़ा बहुत फोलिएज को रखिए, थोड़ा बहुत पत्तियों को रखिए, और जितने भी डायरेक्ट ऐसे धूप आ रही हो, जितने भी पार्ट, जितने भी ऐसे ब्रांचेस डायरेक्ट धूप जिसको लग रहा है उसको सबको आप व्हाइट वॉश करके पेंट कर दीजिए, या बोर्डो मिक्सर का पेस्ट बना के उसको कलर कर दीजिएगा पूरे जितने भी खुले पोर्शन है पूरे को, तब जाके ये सारी चीजें नहीं होगा अगर आप बहुत ही ज्यादा गर्म इलाकों में है तो। अब दूसरा सनबर्न, ये तो पौधे पे हो गया। अब दूसरा आपके फल पे भी सनबर्न काफी देखने को मिलता है ना। अब किसान क्या करते हैं, हम लोग बैगिंग टेक्नोलॉजी वीएनआर बी के साथ साथ बैगिंग टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। अब बैगिंग करने से क्या हुआ कि जो पहला स्लाइड में फोटो देखे थे, वो अमरूद एकदम ही ज्यादा चमकदार, बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म कलरेशन, है ना। तो कोई बोलता है कि 60 रुपए का अमरूद है, तो उसको देख के ही लगता है कि हाँ ये पक्का 60 रुपए होगा इसका। ये 100 रुपए का अमरूद है तो उसको खरीदने वालों को लगे कि हाँ भाई ये 100 रुपए का अमरूद है। तो उस तरीके का सिचुएशन हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम लोग खाली प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर मतलब प्रोडक्शन को इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको क्वालिटी मोड पे भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके फल फोमनेट में हो, पॉलीथीन में कवर हो, है ना। तो वैसा अगर मार्केट में जाए तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई ये 20-30 रुपए का अमरूद नहीं, ये कम से कम 100-150 रुपए का अमरूद है, और वो खुशी खुशी दे भी उसको। तो क्या करते हैं कि बहुत सारे किसानों को बैगिंग के लिए अब जितने भी हम लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है हम लोग अपनी तरीके से दे ही रहे हैं, और वहाँ पे वो सब होने के बावजूद भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, क्योंकि लेबर मैनेजमेंट एक अलग फैक्टर है ना। तो कभी भी अगर आप बैगिंग करते हैं, तो बैगिंग के चैप्टर में मैं जब आऊँगा मैं फिर बताऊँगा। तो इस तरीके से सनबर्न का भी इश्यूज आ सकते हैं। अब छोटे पौधा हो तो सनबर्न अगर आप गर्म इलाकों में है, जैसे रायपुर में मैं बता रहा था कि 45 तो छोटे पौधे को हम लोग इस तरीके से ये किसान का खेत का ही है, ये हमारे R&D सेंटर का नहीं है, तो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे बड़े पौधे हो तो जितने भी खुले भाग है, जितने भी एक्सपोज्ड एरिया है, उनको न्यूज़पेपर से लपेट सकते हैं, या फिर जो मैंने बोर्डो पेस्ट बोला था वो बोर्डो पेस्ट लगा के भी कवर कर सकते हैं, तब आपका चीफ हॉट पीरियड में आप जाते हैं। तो अब थिनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे आपने सॉरी, तो जैसे मैं पहले थिनिंग में आने से पहले मैं बैगिंग को बताता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन भी है। अब जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग फोमनेट यूज़ करते हैं, है ना।
फोमनेट का अगर किसी को कंफ्यूजन है साइज क्या होना चाहिए, तो ये फोटो खींच के रख सकते हैं। ये फोमनेट का साइज दिया हुआ है। और स्पेशली इसमें बॉटल नेक होना चाहिए। बॉटल नेक क्यों? क्योंकि जैसे आपका फल बढ़ता जाता है ना, जैसे आपका ये साइज में, हम लोग ये साइज में अगर आप बैगिंग करते हैं तो आपका तुड़ाई होते होते वो 1 किलो का हो जाता है। तो ये से फिसल सकता है ना। जैसे वो फल इसके अंदर बढ़ेगा तो ये टाइट होते ही जाता है ऊपर की तरफ, तो फोमनेट फिसलेगा नहीं फल से। तो बॉटल नेक होना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरे हम लोग फोमनेट के बाद अब पॉलीथीन यूज करते हैं। इसमें भी एंटी फॉग पॉलीथीन स्पेसिफिकली है। इसका कितना माइक्रोन का होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, ये फोटो खींच के रख सकते हैं आप लोग। अब इसमें क्या है कि कंपनी यूजुअली यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में कट मार के ही बेचते हैं, है ना। लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ये बीच में भी आप 2 कट मार दीजिए। और अगर ये कट आपको खुला हुआ नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से तिरछे कट आप साइड में करके उसको लगाना है। ये करने का मुख्य कारण क्या है कि फल आपका पानी छोड़ेगा डेवलपमेंट के टाइम, तो वो जाके इसमें चिपकेगा। अब अगर वो निकासी नहीं है पानी के लिए, तो फिर वो जो मॉइस्चर अंदर में है वो सारा फल को वो कर खराब कर देगा, सड़ा देगा। तो इस तरीके से आपने बैगिंग किया। अब बैगिंग करने के बाद, बैगिंग यूजुअली उस तरीके के फल को कीजिए। अब जैसे एक डंगाल में ये 3 फल है, उस तरीके के फल को आपको बैगिंग करना है जो जिसका मुंह जमीन की तरफ हो। इस तरीके के फल को यूजुअली आप अवॉइड कीजिए बैगिंग करने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, यहाँ पे ऊपर में अगर आप पॉलीथीन लगा देंगे, और पॉलीथीन का निकासी कहाँ होगा? ऊपर में होगा। अब ये फल बढ़ेगा, पानी छोड़ेगा, यहाँ तो हम लोग बांध देंगे फोमनेट और पॉलीथीन, फिर जब पानी निकलेगी तो कहाँ से निकलेगा, है ना। तो यूजुअली इस तरीके के फल को आप बैगिंग मत कीजिए। इस तरीके के फल को बैगिंग कीजिए जिसका मुंह जमीन की तरफ हो, ताकि जब वो डेवलप हो और पानी वगैरह निकालना हो तो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सारी निकासी से आपका पानी आराम से। अब थिनिंग कब करना है आपको? जब आप बैगिंग करें उसके बाद ही थिनिंग कीजिए, क्योंकि अब जैसे आपने पहले ही थिनिंग कर दी, सपोज मान के चलिए कि ये आपका 3 फल है, आपने इसको बैगिंग कर दिया, पहले ही आपने ये 2 को तोड़ के फेंक दिया, अब बचा ये, इसको बैगिंग कर दिया। पता चला जब आप का लेबर बैगिंग कर रहे हैं तो ये यहाँ से डंगाल में तोड़ दिया सपोज, और ह्यूमन एरर से हो सकता है वैसा, है ना। अब एक डंगाल में एक ही फल था, वो भी टूट गया, अब उस डंगाल में कुछ बचा नहीं। तो बेटर है कि आप पहले बैगिंग करो, उस तरीके के फल को बैगिंग कीजिए जिसमें दाग धब्बा कुछ नहीं है, उनको सेलेक्ट कीजिए। जिसका मुंह नीचे की तरफ हो, जमीन की तरफ हो, वैसा फल को चूज कीजिए, फिर बैगिंग कीजिए। बैगिंग करने के 2-3 दिन के बाद आप उसके बाद रहे हुए फल को तोड़ सकते हैं, थिनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और थिनिंग करने के बाद ये जमीन पे जितने भी तोड़ के फेंकते हैं, लेबर काम करते जाते, थिनिंग कर रहे, शाम को 1 घंटा उनको बोलिए कि ये सारी चीज आप जमीन से लेकर निकाल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सड़ा हुआ फल है। अब इसमें जो भी फंगस लगेगा, वो कौन सा फंगस लगेगा? जिसको अमरूद पसंद है, वो फंगस लगेंगे जिसको अमरूद पसंद है। अब ये फंगस यहाँ का खाना तो खा लिया, अब इसके बाद इसमें ट्रांसफर होगा जो फ्रेश खाना है ना। अब जो फ्रेश खाना है उसको भी खा लेगा, उसके बाद वो फंगस कहाँ जाएगा? जमीन पे ही रहेगा। अगर कोई भी उसको उठाने वाला, हवा पानी कुछ भी चला, तो ये फिर ये फंगस कहाँ जाएगा? आपके ऊपर पेड़ों में लगे हुए फलों पे। तो हमेशा ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट का एक बहुत ही अनिवार्य चीज ये भी है कि आपके जितने प्लांट डेब्रिस है, रहे हुए फल का कटिंग किए हुए पत्ते हुए, प्रूनिंग करने के बाद जो झाड़ वगैरह है, उन सबको हटाना है। अगर आप हटा नहीं पा रहे हो तो एक फंजीसाइड तो जमीन पे ये सारे चीजों में एक फंजीसाइड का स्प्रे करके छोड़ दीजिए। तो ये हुआ आपका बैगिंग। तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे किसान गलत करते हैं, गलती करते हैं। कभी भी आप फोमनेट लगाएंगे, पॉलीथीन लगाएंगे, तो न्यूज़पेपर भी उसी दिन लगाना है ना। और अगर बैगिंग करना है तो ये तीनों चीज़ों से बैगिंग की। अब आज के डेट में बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो वो बाद में शेयर करेंगे आप लोगों से। लेकिन अभी के लिए सबसे जो वायबल है इकोनॉमिकली और फ्रूटफुली, वो फोमनेट, पॉलीथीन और न्यूज़पेपर ही है
है ना। तो कभी भी करेंगे तो ये तीनों चीजों का कीजिए, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन अगर करना है तो तीनों चीज ही कीजिए। ऐसा नहीं है कि फोमनेट नहीं मिला तो पॉलीथीन डाल दिया और न्यूज़पेपर डाल दिया, न्यूज़पेपर लगाने वाले आदमी नहीं मिले तो फोमनेट और पॉलीथीन छोड़ दिया। वैसा मत कीजिए। अगर करना है तो ए से लेकर जेड तक अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आप ही को मिलना है ना। तो जितना अच्छी तरीके से करेंगे उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगी। हार्वेस्टिंग करते वक्त भी आप ध्यान देकर रखिएगा, क्योंकि तुड़ाई के बाद जब लेबर काटता है फल तो वो फेंक देते हैं क्रेट्स में। एक बार फेंक दिया, फोमनेट ने एक बार बचा लिया, जो फोमनेट है उसने एक बार बचा लिया, हो सकता है कि दोबारा फिर से वो जब अनलोडिंग करेंगे फार्म से लेकर आपका ग्रेडिंग सेंटर तक, तो वहां पे भी एक बार और पिचक गया, तो फिर 2-3 बार होने के बाद वो फल सड़ने लगेगा। तो कभी भी आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो न्यूज़पेपर पॉलीथीन सब एक ही साथ में हार्वेस्ट कीजिए और आराम से रखिए, ऊपर से मत फेंकिएगा। और दूसरा, मैं हार्वेस्टिंग के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे किसान ये स्टेज तक रुक जाते हैं कि मेरा फल पका नहीं है, पका नहीं है ना। ये स्टेज तक रुकते रुकते क्या हो जाता है कि अब एक बार इसने हल्का सा ये स्टेज में हुआ, हल्का सा कलर चेंज किया, तो ये तुरंत फल क्या सोचता है कि अब मुझे सड़ने की ओर में जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा पकना चालू हो चुका है। तो ये स्टेज में अगर पहुंचा तो यहाँ पे जो शुगर है, अब वो क्या करेगा, शुगर कन्वर्ट होता जाएगा अल्कोहल पे, जिससे कार्बोहाइड्रेट आपका अल्कोहल कन्वर्ट होगा, उसके बाद टिकेगा नहीं। और जितना स्किन है, स्किन आपका बहुत ही वीक हो जाएगा, तो सड़ना चालू करेगा स्किन। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि फोटोज भेजते हैं हमें कि बाहर एंथ्रेक्नोज लगा हुआ है, ये है, लेकिन वो इस स्टेज में यूजुअली 90% इस स्टेज का नहीं होता, 90% इस स्टेज के फल होते हैं। तो कभी भी आप तुड़ाई करें वीएनआर बीई की तो इस स्टेज में या इस स्टेज में ही तोड़ दीजिए, क्योंकि इस स्टेज में पहुंचने में इसको 4-5 दिन में ये स्टेज पहुंच जाएगा। ये फुली मच्योर्ड है, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी जो है ये है ना। अब ये हो गया राइपन, राइपन के बाद क्या है, डेथ, सेनेसेंस। राइपन पक गया, उसके बाद क्या है, मरना है। लेकिन इसके बाद तो मरना नहीं है ना, इसके बाद तो बहुत स्टेज है। और तो कभी भी आप हार्वेस्ट करेंगे तो आज के डेट में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसी स्टेज में आप हार्वेस्ट करेंगे तो जितने भी दाग धब्बे वाले परेशानी या फिर एंथ्रेक्नोज का परेशानी जो जितने भी हो रहे हैं सड़ने वाले, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सॉरी। और बहुत सारे अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे हमारे ग्रोवर्स के फोन आ रहे थे कि तुड़ाई तो चालू है, अभी स्टोर कैसे करें क्योंकि मार्केट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करी कि अमरूद को कितने टेम्परेचर पे कितने दिन तक रख सकते हैं, है ना। तो ये नीचे वाला तो जो है वो रेगुलर फ्रीज की ये है टेम्परेचर, और ये है अगर आप डीप फ्रीजिंग में जाते हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं तो 6 महीने तक का वैलिडिटी हमें देखने को मिला। अब कॉमन मिस्टेक जो इनिशियली, जैसे अभी अभी ये हुआ है, ट्रांसफर हुआ है या फिर अभी भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो वहाँ पे मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। अब सबसे पहले तो ये पॉलीथीन खोलते नहीं है लोग। अब आज के डेट पे तो हम लोग सेल्फ सप्लाईमेबल पॉलीथीन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा ये टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर खुल नहीं रहा है तो लगाने के 1 महीने के अंदर इस पॉलीथीन को खोल देना है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं कि किसान अब बढ़ गया है पौधा तो 2 फीट नहीं 3 फीट में काट देता हूँ। अरे यार नहीं काटते हैं, अरे 4 फीट में काटते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा। तो वैसा भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, डरिए मत, 2 फीट बोला है तो 2 फीट में काटिए, ताकि फ्यूचर में जब आपका पौधा बढ़ेगा तो वो एक अलग ही रूप रंग में आएगा। तीसरा, जैसे मैं पहले भी बताया कि हम लोग ग्राफ्टिंग पौधे में जब डील कर रहे हैं तो 2 अलग अलग पौधे हैं जिसको हम लोगों ने एक बनाया हुआ है। तो उसमें क्या है कि आपको मिट्टी चढ़ाना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं ये। वो महाराष्ट्र में भी काफी हद तक अभी तो फिलहाल काफी कॉन्शियस हो चुके हैं किसान महाराष्ट्र में, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने काफी देखा है कि लगाने के बाद ही वो लोग वहाँ पे ग्रोअर्स जितने भी है वो मांदा बनाते हैं। तो अगर आपने एक बार मिट्टी चढ़ा दिया, सायन ने रूट्स पकड़ लिया, तो फिर उसका कोई महत्व ही नहीं है।
वो ग्राफ्टेड प्लांट लगाने का कोई महत्व नहीं है। तो इस चीज़ से बचिए। कभी भी आप पौधा लगाएंगे तो रेस्ड बेड बना के ही उसके बाद ही पौधा लगाइएगा। जैसे मैं बता रहा था कि 2.5 फीट पे 2 फीट में इन्होंने काटा नहीं तो कितना लंबा हो गया पौधा, है ना। तो ये ऐसा अगर भारी हवा का झोंका आया तो ये पौधा तो तुरंत गिर जाएगा। तो ये सारे चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पे ग्राफ्ट यूनियन है जो कि मिट्टी से कम 4 से 5 इंच ऊपर है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ट्री प्लांटर, जैसे अगर बगीचा आपका पौधा अभी अभी लगा हुआ है तो मुख्य तने से 2-3 इंच को छोड़ के रखिए। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा फिर 1 फीट 1.5 फीट और बेड जितना बड़ा है बेड के साइज के हिसाब से रखते जाइए। लेकिन इसको चिपका के मत रखिएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा दूर भी मत रखिए। जब शुरुआती दिनों में हमें क्या फोकस करना है कि हमें जड़ को बढ़ावा देना है, तो कम से कम 6-7 इंच दूर रखेंगे तो खाना खाने वाली जड़ आराम से वहाँ खाना ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाएगा। तीसरा मिस्टेक मैं बहुत देखता हूँ ये, अमरूद अगर आपने ढंग से प्रूनिंग नहीं करी तो क्या करते हैं कि हवा आता है ये होता है करके सारे पत्तों को ऐसे बांध के रख देते हैं। 6 महीने अगर आपने ये बांध के रख दिया तो ये पौधा ऐसे क्या ऐसा ही रहेगा, खड़ा का ये फैलेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से बांधिए मत। एक ही बीच वाले जो मेन आपको हाइट में ले जाना है उस डंगाल को बांधिए, बाकी को खुला छोड़ दीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा हिल रहा है तो उसको काट के छोटा कर दीजिए भले ही, लेकिन इस तरीके से बांध के मत रखिए। एक आइडियल प्लांट कैसा होना चाहिए, वो इस तरीके से दिखना चाहिए। जमीन से 2 फीट में कटा हुआ है, 4-5 निकला हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है ओपन सेंटर सिस्टम का। तो एक आइडियल प्लांट इस तरीके से आप लोग इसका फोटो खींच के भी रख सकते हैं। तो प्रूनिंग कभी भी करेंगे तो प्रूनिंग जो एक दूसरे के साथ टकरा रहा हो, एक दूसरे के ऊपर नीचे क्रिस क्रॉस भाग रही, उस तरीके को ब्रांचेस को आप हटाइएगा। और कभी भी आप फल के लिए जब प्रूनिंग करेंगे तो आप कभी भी देखो एक डंगाल को, तो एक लंबा डंगाल है तो कहीं ना कहीं बीच में एक ब्राउन कलर का रहता है, एक ही डंगाल में एक ब्राउन रहता है, एक ऊपर में थोड़ा सा ग्रीन रहता है। तो हमेशा आप कभी भी काटे हुए ब्राउन को रखना है और ग्रीन को फेंक देना है ना। तो प्रूनिंग का ये भी एक प्रिंसिपल है। अब रूट स्टॉक जो मैं बता रहा था कि हम लोग 2 पौधे को जोड़ के बना रहे हैं, नीचे वाले भाग को रूट स्टॉक बोलते हैं। तो रूट स्टॉक को भी आप इस तरीके से प्लान करना है कि महीने में एक बार रूट स्टॉक के पौधे को निकालना है, जो शक्कर से उसको निकालना है। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो ये कब बढ़ गई इसको दबा देगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ही हेवी रहता है ना। तो ये हटाने वाला काम भी आपको बार बार महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार एक कैलेंडर साइकिल पे रखिए और उसको हटाते जाइए। बड़ा होने के बाद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआती 1 साल के पौधों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़। तो ये बहुत आप ध्यान दीजिए। अब इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो 2-3 मुख्य इंसेक्ट दिखती है। मिलीबग है, एक फ्रूट फ्लाई है और एक एंथ्रेक्नोज है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आप साइक्लिक 15-15 10-10 दिन में ये जो दवा लिखा हुआ है, रिडोमिल हुआ, M45 हुआ, फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट ट्रैप्स रखिए, है ना। फ्रूट फ्लाई ट्रैप मिथाइल यूजिनोल वाले फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स रखिए। मिलीबग के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप स्टेम में ही अगर आप स्टिकी ट्रैप लपेट दें तो चींटी ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। तो चींटी ऊपर चढ़ नहीं पाएगा तो मिलीबग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रुक जाएगा। तो 40% मिलीबग तो उधर की उधर ही खत्म होगा। और थर्ड क्या है कि आप जब भी प्रूनिंग करेंगे तो अगर आपने देखा होगा अमरूद के स्किन निकलता है, अमरूद के पेड़ के स्टेम से, ब्रांचेस से, है ना, उसके छाले निकलते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं मिलीबग वहां पे भी जाके अंडा दे देता है। तो प्रूनिंग के बाद आप एक बार हमेशा याद रखिएगा कि उस अपने लेबर्स को या फिर अपने वर्कफोर्स को ग्लव्स वगैरह पहना दीजिए और वो जितने भी वो है स्किन है उसको पूरा निकाल के जमीन पे एक बार इंसेक्टिसाइड मारने के लिए बोल दीजिएगा। अगर ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो मिलीबग काफी हद तक बगीचे में आएगा नहीं। हमारा वेबसाइट है ये, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं इस वेबसाइट में जाके आपको या फिर इस लिंक में जाके अगर अमरूद वियेटनर बिही के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस सीखना है या जानना है तो यहाँ पे हमने सारे चीजें जितने भी अभी दिया है उससे काफी डिटेल स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी उपलब्ध है ये।
और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। तो आप लोग ये वेब लिंक में जाके आप खुद भी हेल्प खुद हेल्प कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ समस्या आता है तो फिर आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 24 घंटा सातों दिन उपलब्ध हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सौरभ जी। सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करा सभी किसान भाइयों को। आप देख पाएंगे सौरभ जी, आपके यहाँ पर Q&A सेशन है जिसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं किसानों के द्वारा, तो आप उनके भी आंसर प्लीज़ इन्हें करेंगे। फाइन सर। सर सबसे पहले विष्णु जी बोल रहे हैं कि प्लीज गाइड अबाउट डिजीजेस, है ना। तो डिजीजेस के लिए मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग कंट्रोल मेजर से पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स में जाइएगा, है ना। कंट्रोल तो आप देखेंगे उसके बाद है। प्रिकॉशन कैसा लेना है, आप प्रूनिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला कि प्रूनिंग के बाद पत्ते वत्ते सब जमीन में छोड़ देते हैं। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, ये नहीं बोलता कि मैं आपको हटाना ही है ना। हो सकता है कि आपके लेबर फोर्सेस का मैनेजमेंट अलग हो, इकोनॉमिक वैबिलिटीज अलग हो, लेकिन अगर आप उसको खेत से बाहर निकालते हैं तो 80% बीमारी तो वहीं पे खत्म हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि फल गिरा वहां छोड़ देते हैं, उसको उठा के निकालते नहीं है। पत्ते काटते हैं, प्रूनिंग करते हैं, उसको निकालते नहीं है, उसको जमीन पे ही छोड़ देते हैं, है ना। अगर ऐसा सिस्टम है तो कभी भी आप देखते हो जमीन पे कुछ भी गिरा है तो वहां पे एक फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड मार दीजिए। अगर ये नहीं करना चाहते तो उसको उठा के बाहर कहीं पे डंप कर दीजिए, और दोबारा वो सड़ने के बाद फिर खाद के रूप में भी यूज कर सकते हो आप, है ना। तो डिजीज पेस्ट अमरूद में उतना नहीं है। दो ही डिजीज मैंने बहुत ही ज्यादा देखा, एक कैंकर है और एक एंथ्रेक्नोज है। कैंकर आपका अर्ली स्टेज में लगता है, उसके लिए M45 वगैरह 10-10 12-12 दिन में आप स्प्रे करते रहिए। एंथ्रेक्नोज के लिए सबसे पहले तो आप साफ सफाई रखिए। दूसरा, आप एंथ्रेक्नोज यूजुअली प्री क्या बोलेंगे कल्टीवेशन में नहीं आता है एक्चुअली। वो मैंने जो स्टेज दिखाया था आप लोगों को, वो एक्चुअली पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है। एक्चुअली वो राइपनिंग होने के टाइम पे ही आता है। तो अगर आपके वहाँ पे एंथ्रेक्नोज ज्यादा आ रहा हो उस टाइम पे, तो नेटिवो वगैरह हुआ या फिर आपका कवच हुआ, ये आप साइक्लिक स्प्रे कर सकते हैं। आई थिंक आई आंसर द क्वेश्चन। मनोज जी बोल रहे हैं सर, जाम के पेड़ से तोड़ने के बाद कितने घंटे में मार्केट में पहुंचना जरूरी होती है? सर जाम, अब कौन सा जाम है सर? जैसे मैं वीएनआर बिही के, आज वीएनआर बिही पे ही फोकस करते हैं। वीएनआर बिही को तो सर 10-12 दिन आप आराम से मतलब राइपन, अगर मैच्योर स्टेज में आप पिक करते हो तो राइपनिंग होते होते आपको 7-8 दिन लग जाएगा। तो 10-12 दिन उसका खुद का टिकने का क्षमता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना। बाकी के जाम जो है, अब जैसे मैंने आपको स्टेज बताया था, एक हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी है, एक है राइपन या मैच्योर, है ना। आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पीला कलर का फल ही पका हुआ है। मतलब आपको पता है कि इलाहाबाद सफेदा 300 ग्राम का होता है, तो 300 ग्राम जैसे हो गया वो तुरंत मच्योर हो गया। मच्योर होने के बाद वो अब राइपनिंग में जाएगा। राइपनिंग जैसे हुआ उसके बाद डेथ, सेनेसेंस बोलते हैं टेक्निकली, है ना। तो सेनेसेंस की तरफ भागेगा वो। तो यूजुअली जो भी जितने भी अमरूद के वैरायटीज है 2 दिन से ऊपर टिकता नहीं है। वीएनआर भी एक अकेला वैरायटी है जो आपको 10 से 12 दिन तक आपके टेबल पे रह सकता है। और कभी भी आप हार्वेस्टिंग करें तो हार्वेस्टिंग या तो सुबह सुबह करें या तो धूप सनसेट के बाद, है ना। तो दिन पे कभी भी हार्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप ये 2 समय पे हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपका सेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ा सा इनहेंस होगा और बढ़ेगा। मनोज जी बोल रहे हैं कि बैगिंग में यदि फोम नहीं लगाए तो फ्रूट की क्वालिटी नहीं बनेगा। तो फ्रूट की क्वालिटी बनना या ना बनना बैगिंग मटेरियल पे नहीं है या फोमनेट पे नहीं है। फोमनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप, जैसे मेरा फल है, बढ़ रहा है, हवा चला, काफी तेज हवा आया तो एक दूसरे के साथ टकराता है ना। पत्ता रगड़ खाता है फल के साथ, या कोई डंगा ला के उसको चोट पहुंचाती है, वो एक कारण हुआ। वहां से वहां पे बचा देगा फोमनेट आपका। दूसरा, आपके लेबर ने तोड़ा, जैसे मैं बता रहा था कि फेंकना मत, फेंकिए मत, क्योंकि 1-2 बार तो फोमनेट बचा देगा, बार बार नहीं बचा सकता, है ना। तो वो मैकेनिकल जो फिजिकल मैकेनिकल ह्यूमन एरर्स है वहां पे भी बचा देगा।
और फिर आप कार्टन में पैक करेंगे या फिर बास्केट्स में पैक करेंगे, मार्केट भेजेंगे, तो जर्किंग होगी, हिलेगा डुलेगा, तो वहां पे भी उसको सेफ गार्ड करेगा। तो फोम नेट एक तरीके से फिजिकल मतलब अपीयरेंस तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन सेफ गार्ड करेगा आपके फल को चोट पहुंचने से। गुहाराम जी बोल रहे हैं, एक प्लांट का क्या रेट पड़ेगा कोरबा छत्तीसगढ़ में? एक प्लांट सर आप हमारे वेब लिंक पे आइएगा तो इसका वहाँ पे करते हैं सर आंसर्स ना। या तो आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा 7223097971 7223097971। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो आप जुड़ सकते हैं। मोनिश जी बोल रहे गिव ऑल मार्केट रेट। सर जो वेब लिंक सर मैंने अभी शेयर किया था, उस वेब लिंक में आप जाइएगा, वहाँ पे बायर सेलर एक्सचेंज है। तो इंडिया में जितने भी बड़े एपीएमसीज है, और मैं मानता हूँ कि हर एक जितने भी स्टेट्स हैं, 20 स्टेट का आपको नाम मिलेगा वहाँ पे। और हम लोग खुद जाके सर्वे किए हुए हैं, वहाँ पे आप फोन कर सकते हैं और उनसे ये सारे आपके जितने भी बिजनेस प्रपोजल्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। जो वेब लिंक दिया था मैंने www.vnrnursery.in, वहाँ पे बायर सेलर एक्सचेंज फेस पे ही है, मेन पेज पे ही है। आफ्टर हाउ मेनी डेज वी शुड टेक फर्स्ट हार्वेस्टिंग? अगर आप राउंड कैनोपी में जा रहे हैं तो 18 महीने के बाद ले सकते हैं आप। अगर आप एस्पिलियर सिस्टम में है, जो तार बांध के मैंने दिखाया था, 3 वायर बांध के, अगर उस सिस्टम में है तो आप लगभग 12-14 मंथ्स में आप कर सकते हैं। या बेसिक प्रिंसिपल ये पकड़ सकते हैं कि आपका तना अगर 2 इंच मोटा हो गया तो आप फल लेने योग्य हो जाते हैं, या फिर पेड़ फल लेने के लिए सक्षम हो जाएगा। मनीष जी बोल रहे लो इंसेक्ट ट्रैप बताए या और येलो ट्रैप डिटेल्स। लो इंसेक्ट ट्रैप बताए सर, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये शायद इंसेक्ट ट्रैप के बारे में बात कर रहे होंगे। सर इंसेक्ट ट्रैप्स बहुत आते हैं, अब अलग अलग इंसेक्ट है, दिन पे चलने वाले इंसेक्ट अलग है, रात में चलने वाले अलग है ना। जैसे फ्रूट फ्लाई हुआ, वो भी इंसेक्ट ट्रैप ही है एक तरीके से। मिथाइल यूजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर फ्रूट फ्लाई के लिए है तो कम से कम 10-12 इंसेक्ट ट्रैप लगा दीजिए 1 एकड़ में आप। अगर आप मौत के लिए कर रहे हो, रात में आने वाले बीटल्स के लिए, या फिर फ्रूट मौत के लिए कर रहे हैं, बोरर्स के फ्रूट बोरर के लिए कर रहे हैं, तो एक लाइट काफ़ी है। ब्लू कलर का लाइट होना चाहिए। आप एक टंगा दीजिएगा ब्लू कलर के लाइट के नीचे, कुछ भी पानी में एक छोटा सा दवा डाल के रख दीजिए, तो सारे कीड़े वहाँ आके हो सकता है मर जाएंगे। 1 एकड़ के लिए 1 लाइटर काफ़ी है। गिव येलो महेश जी बोल रहे हैं कि क्या एक्सपोर्ट के लिए कंपनी हेल्प कर सकता है क्या सर? बिकॉज बहुत सारे फार्मर फॉर्म लगा रहे हैं, क्वालिटी फ्रूट बना रहे हैं, इसलिए सर आज के डेट पे सर जो क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, शायद वो हमारे ही देश के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। और एक्सपोर्ट के लिए सर क्या है कि 2 फैक्टर्स है, एक तो क्वालिटी और एक क्वांटिटी। हमारे पास क्वालिटी तो है लेकिन क्वांटिटी प्रोड्यूस है नहीं। अब 10 किसान अगर मिलके कर सकते हैं, आप लोग अगर चाहे तो किसान सब सारे लोग जुड़ के अगर आप करना चाहे तो हो सकता है कि कंपनी भी उसमें कुछ मदद करे, लेकिन उसमें इनिशिएटिव फार्मर्स को ही लेना है। आप एक ग्रुप बनाइएगा, एक ही क्वालिटी पैरामीटर का फ्रूट हो, एक ही तरीके का फर्टिगेशन शेड्यूल्स हो, एक ही तरीके का इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, तब जाके ये चीज पॉसिबल है। वरना सिंगल फार्मर के लिए एक्सपोर्ट सोचना अमरूद में आज के दिन पे मुझे लगता है कि क्वांटिटी की वजह से पॉसिबल नहीं है। प्रूनिंग के बाद वीएनआर भी कितने दिन में हार्वेस्ट होता है? सर 4.5 महीना लगेगा अगर आपने पेंसिल साइज थिकनेस वाली पेन काटा है। अगर आपका डंगाल मोटी कट गई हो तो हो सकता है कि 7 से 8 महीना लगे। येलो ट्रैप डिटेल्स मनीष साहब, मेरा नंबर शायद आपने नोट कर लिया हो। आप एक बार मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं डिटेल्स शेयर करता हूँ। माधव जी बोल रहे सर सजेस्ट वैरायटी विच कैन बी ग्रोन इन ड्राउट एरियाज लाइक विदर्भ। सर गुआवा तो आप आराम से कर सकते हैं सर, विदर्भ में कोई इश्यू नहीं है।
बस आपको गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा आपका वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज या वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वगैरह अडॉप्ट करके थोड़ा सा गर्मी के टाइम थोड़ा सा कम पानी लेकिन रेगुलर पानी वाला कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टोटली ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी अमरूद में तो नहीं है। हालांकि आप सीताफल हो सकता है, डेट्स हो सकते हैं, ये सारे जितने भी डेजर्ट क्रॉप्स है उसमें जा सकते हैं, लेकिन अमरूद को भी ज्यादा पानी तो नहीं चाहिए। अगर आप कम कम 3-5 लीटर पानी भी देते हैं तब भी सफिशिएंट है क्रॉप फिशियोलॉजी के लिए। गर्मी में आप क्रॉप को स्किप कीजिए, जब बारिश का सीजन आएगा तो उसके बाद प्लान कीजिए, उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो प्रूनिंग टेक्नोलॉजी वगैरह भी है जहाँ पे हम लोग पानी का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। गाइड फॉर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट विद एन सर, ये फर्टिगेशन का शायद 1.5 महीना हुआ है, किसान के ही फोरम पे एक बहुत अच्छा वेबिनार हुआ था, तो वो यूट्यूब लिंक में अपनी टीम को आपके साथ शेयर करने के लिए बोल दूंगा, या आप मेरे ही नंबर पे भी आप एक बार ये कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी या फिर वेबिनार हुआ है सर। जयमीन जी पूछ रहे हैं कि सर कैन वी अटेन सेम यील्ड यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड व्हिच वी गेट बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। हाँ जी सर, पॉसिबल है, लेकिन अब ये है कि आप ऑर्गेनिक कब से कर रहे हो। अगर वो लैंड पहले से ही ऑर्गेनिक या फिर नेचुरली है तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको इनपुट्स देना। अब जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि 1 किलो मुझे नाइट्रोजन चाहिए 1 किलो हमारे वीएनआर बीई के अमरूद बनने के लिए। इसका मतलब है कि 1 किलो अगर मुझे अमरूद बनाना है तो 1 ही किलो मुझे नाइट्रोजन देना है। अब वो नाइट्रोजन सोर्सेस कुछ भी हो, आपका यूरिया हो, आपका गोबर खाद हो, आपका मुर्गी खाद हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन 1 किलो नाइट्रोजन जाना चाहिए। जैसे कि मुझे पूना से बॉम्बे जाने के लिए 1000 रुपये का तेल लगता है, तो 1000 रुपये का तेल होना पड़ेगा मुंबई तक पहुंचने के लिए, है ना। तो इट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। पॉसिबल नहीं है तो नहीं बोलूंगा, पॉसिबल है, लेकिन इनपुट्स काफी हेवी लगेगा और काफी लंबा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। whatever pesticide you are suggested may not be available in the local market. सर वो बायर अगर कंपनी आपके वहाँ पे है तो, और सिंजेंटा कंपनी है आपके वहाँ लोकल मार्केट में, तो वही 2 कंपनी है जो मैंने सजेस्ट किया था। अगर आपको लोकली मिलता नहीं है तो मैं टेक्निकल उसका भेज सकता हूँ। ट्यूबाकोनाजोल है एक, और मेटा एक्सेल है एक, है ना। तो ये 2 अगर आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सौरभ जी, बहुत शुक्रिया आपने Q&A के आंसर सुरिंदर, सभी। एक मिनट। सुरिंदर, हेलो। ये सर, हाँ जी। नमस्कार। बस यहाँ पे काफ़ी लोग जो है आपके कांटेक्ट डिटेल्स पूछ रहे हैं, तो हाँ मैं जी। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने पीपीटी बनाया हुआ था ना अभी, हाँ जी। तो अगर उसको एडिट करके जो आखिरी वाला थैंक यू पेज है वहाँ पे आप आपका नंबर टाइप करेंगे तो उनको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। वैसे हमारे हमारे वो एंड स्लाइड एंड में में उनका नंबर है, ऑलरेडी मैंने स्लाइड में डाला हुआ है। नो प्रॉब्लम, सभी किसान भाइयों को वहाँ से नंबर मिल जाएगा, वो एंड स्लाइड में हमारे। अच्छा, तो आप सौरभ जी आप क्लोज कर सकते हैं इसको। और हमारे साथ कुछ और किसान भाई हैं जो अटेंडीज में हैं लिस्ट में, जो आपसे अभी डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं 1 बाय 1 उनको अलाउ करता हूँ बात करने के लिए। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आपको आपके पास एक माइक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आप उसको अनम्यूट करके आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर देने के लिए तैयार है हमारे यहाँ पर प्रधान साहब। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, जब तक मैं राजेंद्र जी। सर एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे जयमीन जी का, ये स्पिलर सिस्टम कैन वी गेट हार्वेस्ट थ्रू द ईयर। जयनीम जी, हाँ जी, आप अगर स्पिलर सिस्टम में जाते हैं तो आप आराम से ले पाएंगे फ्रूटिंग थ्रू आउट द ईयर, लेकिन आपको बस यही करना है कि प्रूनिंग आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रूनिंग सिस्टम्स को समझ लेंगे तो हाँ जी, इट इज पॉसिबल टू गेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है राजेंद्र जी, आपने भी अपने आप को अनम्यूट कर लिया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? राजेंद्र जी, हेलो। जी बोलिए।
फर्टिगेशन एक्चुअली समझ में नहीं आता है, क्यों डिटेल में बता सकते हैं सर? हेलो, फिर से बताएंगे सर? सॉरी फर्टिगेशन के बारे में सर डिटेल में जानना था। सर, फर्टिगेशन तो बहुत उस दिन 1.5 घंटा भी कम हो गया था सर हमें फर्टिगेशन समझाने के लिए, है ना। आप बस इतना ही याद रखिएगा कि आप कभी भी फर्टिगेशन करेंगे तो नाइट्रेट, सल्फेट और ये 2 ग्रुप अलग अलग कीजिएगा, है ना। नाइट्रेट और और सल्फेट। हाँ जी, और सर मेरा नंबर है ही है आपके पास, जी सर। है ना, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ठीक है बहुत सर, भी ठीक है। इलाबोरेट टॉपिक अलग है। और यूट्यूब ठीक। में किसान का ही सर, किसान संवाद का ही लिंक भी है, फर्टिगेशन और गुआवा करके। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। सर लिंक का क्या नाम क्या है सर? आप मेरे को सर वो आप या तो यूट्यूब में किसान संवाद करके जाइए ना, kisan.net या किसान किसान संवाद। संवाद। जी जी, किसान हाँ जी, संवाद ना सर? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे साथ हैं मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मोहनलाल जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपके स्क्रीन पर आपको माइक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उसे अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। शायद मोहनलाल जी तक आवाज़ हमारी नहीं जा रही है, तो आगे हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रशांत जी, उन तक भी हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। मोनीश जी हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना प्रश्न Q&A सेशन में पूछे हैं। अगर उनके पास अगर कुछ प्रश्न हैं तो वो अभी भी पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपकी स्क्रीन पर आपको एक माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप अनम्यूट करके डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी जी मोनीश जी। जी सर जी, हेलो हाँ जी सर, बताइए हेलो। सर। हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं। सर वो जो ब्लू ट्रैप है और येलो ट्रैप है, उसका सर थोड़ा डिटेल बताएंगे क्या? क्योंकि उसका सर हमारे यहाँ कुछ प्रॉपर डिटेल नहीं मिला है एक्चुअली, उसका यूज कैसा है सर और येलो यूज ट्रैप जो करना भी है। है, हाँ जी, येलो ट्रैप यूजुअली व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स के लिए होता है ना, या सॉरी, व्हाइट फ्लाई के लिए होता है। ब्लू ट्रैप जो होता है वो यूजुअली थ्रिप्स के लिए होता है। हेलो। नहीं तो वहाँ वो कहाँ लगाना है एक्चुअली, हाँ जी, वो आप क्या इंटर कर एरिया में सकते हैं, आउटर एरिया में? नहीं नहीं नहीं, बगीचे के अंदर ही लगाना है आपको, एक जैसे जिगजैग जिगजैग तरीके से ना, जिगजैग बना के आप 15-20 ट्रैप आप छोड़ दीजिएगा एक एक डंडे में। अच्छा, कम से हैंगिंग कम करके? हैंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डंडे में 20-20 रो के 20-20 में एक एक डंडे में लगा दिया आपने तो वो बेटर रहेगा। अच्छा सर, उसका रिजल्ट कैसा है फिर? अभी यूज तो नहीं करे हमने कभी। सर एक्चुअली ये चीज़ें ओपन फील्ड से बेटर, ग्रीन हाउसेस के लिए बहुत बेटर है, लेकिन ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सौरभ जी, अगले हमारे साथ हैं देवेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आप अपने आप का, शुक्ला जी जो हैं वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। शुक्ला जी आप अपना, ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं, प्रश्न हो चुके हैं, और मैं आपका हार्दिक बहुत धन्यवाद करूँगा प्रधान साहब कि आपने आज बहुत अच्छा सेशन दिया है हमारे सभी किसान भाइयों के थैंक लिए, यू सर, और थैंक यू। आशा करता हूँ कि सभी किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी इस सेशन के समाधान से प्राप्त हुई है। तो इसी हिसाब से मैं आपसे यहीं से धन्यवाद करते हुए अलविदा करते हैं आज के लिए, और फिर अगले सेशन में जल्द ही जुड़ेंगे।